एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस एक्सप्रेस का प्रैक्टिस शीट हम लोग देखने वाले हैं। हमने सोशल साइंस को कंप्लीट करवा दिया, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं साइंस की ओर और सबसे पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो को कंप्लीट करके टोटल 1100 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं 626 प्रश्न से। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का त्वरण समान होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू M2 बटा R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गुरुत्वीय त्वरण का मान, मैं थोड़ा फास्ट ही करवाऊंगी, आप लोग चाहें तो पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे और आंसर को टिक कर लेंगे और उसी से रिवीजन किया करेंगे। ये भी याद रखिएगा, गुरुत्वीय नियतांक किसने दिया था? तो यह दिया था क्वेंडिश ने। गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो दोनों ध्रुव पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो। गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। वही पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, या फिर अंतरिक्ष में भी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेविटी पृथ्वी के केंद्र में 0, अंतरिक्ष में भी ग्रेविटी क्या होता है? तो 0 होता है। और सर्वाधिक ग्रेविटी कहाँ होता है? तो दोनों ध्रुव पर होता है। और मिनिमम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार त्वरण बढ़ता है, तो भार भी बढ़ेगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। द्रव में पूर्णतः यह अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। और यह सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज नहीं दिया था, इसका इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है। पदार्थ का घनत्व बटा प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 20 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, कार्य मतलब W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 0। तो सभी के सभी 0 ही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा 0 जूल, ऑप्शन नंबर डी। एफ एस कॉस थीटा पे आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। वही स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। चौथाई। कितनी हो जाती है? चौथाई, 1/4। ये भी फॉर्मूला बैठेगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² पे ही। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। राइट आंसर 9 गुनी हो जाएगी। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। शक्ति पूछा जा रहा है। P इक्वल टू पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम होता है। इस फॉर्मूला पे सेट करिएगा। P इक्वल टू वर्क मतलब कार्य बटा समय। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा 0.5 किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी। किलोवाट में चेंज करिएगा तो 1000 से उसमें डिवाइड दीजिएगा। आवृत्ति भी तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है, तो संबंध है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएंगे। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की तीव्रता। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्तियाँ 10 किलोहर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो चेंज। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो नली में बारंबार परावर्तन द्वारा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। रडार, सोनार या फिर स्टेथोस्कोप या फिर चमगादड़ के पंख से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो प्रस्रव तरंग। समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में प्रस्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह है छुपे हुए चीज का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें प्रस्रव तरंग यूज किया जाता है। प्रस्रव तरंग होता है। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है, द्रव से भरा होता है वह हो जाएगा कर्णावृत। भार का ऐसा मात्रक होता है, भार का ऐसा मात्रक न्यूटन। किलोग्राम मास, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। मैं रिवीजन आप लोगों को करवा रही हूँ, ना कि प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है हवा के लिए, पानी के लिए, दोनों के लिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से क्या होता है? तो अधिक होता है। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक होता है। ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जा सकता है? ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जा सकता है? तो थर्मामीटर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तापमान थर्मामीटर। कैलोरीमीटर ऊर्जा, कैलोरीमीटर से ऊर्जा को मापते हैं। वायुदाब से बैरोमीटर, मतलब वायुदाब को मापते हैं बैरोमीटर से। और मैनोमीटर से बंद बर्तन के अंदर का दाब को मापते हैं। थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं। ऊर्जा को कैलोरीमीटर से मापते हैं। सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया था। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक और 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक। वही केल्विन का 273 केल्विन से लेकर के 373 केल्विन। हमने क्या बताया? बॉइलिंग पॉइंट बताया और हिमांक पॉइंट बताया। ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस है। अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है, आवाज़ थोड़ा आप लोग को चेंज भी लग रहा होगा, बट कोई नहीं, आप लोग क्लास सुन लीजिए। द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है। द्रव की शीतलन की दर समानुपाती होती है द्रव और परिवेश के ताप के बीच के अंतर के। भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्युमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह उष्मा का, जानते होंगे रोटी को जो है एल्युमिनियम के एक पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या होता है? तो बुरा विकिरक होता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बुरा विकिरक। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल तो कितना होता है? तो 0 से 100 डिग्री, मतलब 100 भाग में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। रोमर में 80 भाग में और फ़ारेनहाइट 180 भाग में। बर्फ़ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ़ को रखा जाता है। बर्फ़ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ़ को रखा जाता है कांच के कीप में। पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं हिप्सोमीटर। क्या कहते हैं? हिप्सोमीटर। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर के। सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब कहाँ होता है? समुद्र तल पर। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ता है, और जब वायुमंडलीय दाब घटता है तो पानी का क्वथनांक भी घटता है। किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है? किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है? तो ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा। जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इनमें किसका परिवर्तन नहीं होता है?
जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इनमें किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति का। ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल, ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल गैस में उसकी चाल से अधिक होती है। देखिए, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, द्रव के बाद फिर गैस में होता है, और गमन नहीं करती है तो निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंग चल सकती है, ध्वनि तरंग द्रव्यमानात्मक माध्यम में, किंतु निर्वात में नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बी होंगे। प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है? प्रतिध्वनि परावर्तन की। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंगों को कहते हैं पराश्रव तरंग। पराश्रव तरंग 0 से 20 हर्ट्ज को कहते हैं अपश्रव तरंग, और 20,000 से लेकर के नहीं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक को क्या कहते हैं? उसे कहेंगे श्रव तरंग। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 को क्या कहेंगे? श्रव तरंग। और पराश्रव तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को क्या कहेंगे? पराश्रव तरंग। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? त्वरण। त्वरण क्या है? तो सदिश राशि है। इसका डिटेल मैं लास्ट में बता दूंगी। सदिश राशि कौन सा? तो त्वरण है, जबकि समय, तय की गई दूरी, चाल, यह सब क्या है? तो अदिश राशि है। कोणीय वेग का मापक होता है, कोणीय वेग का मापक रेडियन पर सेकेंड, कोणीय वेग का मापक होता है रेडियन पर सेकेंड। और समतल कोण का रेडियन होगा, समतल कोण का समय का सेकेंड। वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय, वेग इंटू विस्थापन बटा समय। आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे, वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। बल को होता है, बल जो है यह सदिश राशि, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों। यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करता है तो, यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करता है तो a समानुपाती 1/m होंगे। किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती, यह नियम है न्यूटन के गति के तृतीय नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम या फिर बल की परिभाषा प्राप्त होता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। वही बल का व्यंजक F इक्वल टू ma यह प्राप्त होता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, ग्रैंडिस ने दिया था 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। फॉर्मूला यही बैठेगा F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। यदि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp है तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Ge, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो Gp ज़्यादा फिर Ge कम। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण और विषुवत पर कम। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना, 1/6 गुना होता है। दाब का ऐसे ही मात्रक है, दाब का ऐसे ही मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल जिसे कहते हैं। किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबोकर पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए, पलवन करने के लिए तो कम होने चाहिए। पानी के घनत्व का मान होता है, पानी के घनत्व का मान होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और उसकी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार होगा W इक्वल टू mg। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 500 न्यूटन।
1 न्यूटन मीटर बराबर है 1 न्यूटन मीटर बराबर है 1 जूल के 1 जूल के 1 न्यूटन मीटर बराबर है 1 जूल के किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है गतिज ऊर्जा में कमी होती है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होता है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा यह किसका है? तो ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है mgh पे सॉल्व करेगा तो दुगनी होगी। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है 60 किलोग्राम का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? ये फॉर्मूला बैठेगा mgh स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो mgh। तो राइट आंसर हो जाएंगे 42,336 जूल। निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्ध्य का मात्रक है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर भी है नैनोमीटर भी है एंगस्ट्रम भी है। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 687 नंबर। अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है एक संपीड़न और एक विरलन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक संपीड़न और एक विरलन से। श्रृंग एवं गर्त नहीं होगा एक संपीड़न और एक विरलन से। श्रृंग एवं गर्त जो है इस तरह से चलता है संपीड़न और विलयन कैसे होगा? तो इस तरह से। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं। तरंग का आयाम किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं तरंगों का आयाम। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है तारत्व यह निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं अपश्रव। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज हो तो उसका आवर्तकाल होगा आवर्तकाल t इक्वल टू 1/, आवृत्ति होता है तो सॉल्व करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा 0.0001 सेकेंड। t इक्वल टू 1/, आवृत्ति 1/f होता है t इक्वल टू 1/f f मतलब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये सब पे गौर करिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है आभासी और सीधा आभासी और सीधा। वायु में अभिसारी लेंस हैं वायु में अभिसारी लेंस हैं। कांच का उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस बाइफोकल जरा दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगर दूरदृष्टि रहेगा तो उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस और जरा दूरदृष्टि होगा तो फिर बाइफोकल लेंस। अब बिंदुकता हो जाएगा तो फिर बेलनाकार। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 होता है +1। 700 नंबर प्रश्न।
आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? आकाश का नीला रंग होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। समुद्री जल का नीला रंग भी किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग भी किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का टिंडल प्रभाव भी प्रकीर्णन के कारण। किसी माध्यम के परिवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R। यह जो नियम दिया था अश्नेल ने, इसलिए इसे अश्नेल का नियम कहते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R = 2f। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। राइट आंसर दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा उसके फोकस के बीच हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ENT डॉक्टर, गाड़ी का हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर, फिर सौर कुकर में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अपरिवर्तित रहती है। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध है 1/v माइनस 1/u = 1/f। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी p = 1/f होता है। p = 1/f सॉल्व करेगा तो आंसर प्राप्त होगा +5 डायोप्टर। उत्तल लेंस है तो प्लस में ही होंगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदेशक होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस, अपसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहन के साइड मिरर में राइट आंसर उत्तल दर्पण। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। वह दर्पण उत्तल दर्पण है। क्या क्वेश्चन है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होंगे। केवल समतल हमेशा सीधा, काल्पनिक छोटा, बराबर या फिर बड़ा बन सकता है। केवल अवतल। उत्तल का ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक, सीधा एवं छोटा हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रेद अंतरपृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। आइरिस क्या करता है? तो आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख का रंग भी निर्धारित आइरिस ही करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। सबसे प्रभावी लाल और दूसरा नीला। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? उजला होता है प्रकीर्णन के कारण। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग का झुकाव अधिक होता है? एक ट्रिक याद रखिएगा, विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ लिखिएगा VIBGYOR। आर मतलब रेड। रेड का जो है वेग और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे न्यूनतम होता है, चाहे वो आवृत्ति हो, अपवर्तनांक हो, विचलन हो, ऊर्जा हो, प्रकीर्णन हो, या सभी के सभी मिनिमम यहाँ पे होता है। जैसे ही रेड से नीचे आते हैं विबग्योर की तरफ, बैगनी की तरफ, तो यह सब क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। और पता ही भी होगा सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो बैगनी का होता है। सर्वाधिक ऊर्जा बैगनी का ही, आवृत्ति बैगनी का ही, अपवर्तनांक भी बैगनी का, विचलन भी बैगनी का ही होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है
रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, बल्कि दूर को नहीं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? 3 का 4 अवतल लेंस, 2 का 3 मतलब दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। वर्ण विक्षेपण। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, उनका परावर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। इसलिए किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। एक बार फिर से, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जरा दूरदृष्टिता। द्विफोक्सी लेंस की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विपरीत आवेश की खोज इन्होंने ही की थी। तड़ित चालक की भी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही की थी। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? अभी हमने बताया नीला रंग। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो काला, वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पे प्रकीर्णन नहीं होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं परितारिका, आइरिस। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? कांच के प्रिज्म का प्रयोग न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं? तो 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं। तरंगदैर्ध्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्ध्य को समांतर व्यक्त किया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तरंगदैर्ध्य दूरी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारा क्यों टिमटिमाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है कितने सेकंड तक? तो 1/16 सेकंड, 1/16। वही आवाज़ जो है कान तक कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितने विद्युत धारा लेगा? एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? 0.18 एम्पियर। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, चालक कौन सा है? तो राइट आंसर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो जाएगा। अधातु जो है कुचालक होते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अपवाद में याद रखें ग्रेफाइट एवं ग्रेफीन, यह दोनों जो है कार्बन का अपरूप है। और सभी धातु जो होते हैं यह चालक होते हैं। अपवाद में सीसा को याद रखिएगा। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य है? 6.25 × 10⁻18। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य है? 6.25 × 10⁻18। 1 वोल्ट कहलाता है 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को श्रेणी क्रम में इसका प्रतिरोध 0 होता है और चालकता अनंत होता है। वही वोल्टमीटर से विभव या विभवांतर को मापते हैं। वोल्टमीटर समांतर क्रम में होता है और इसका प्रतिरोध अनंत और चालकता 0 होता है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा V = IR। सॉल्व करेगा तो 4 एम्पियर प्राप्त होंगे। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध है। R = VI क्योंकि V = IR होते हैं। V = IR
तो R इक्वल टू वी आई। ओम का नियम निहित है, ओम का नियम V इक्वल टू आई आर। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर। विभव या विभवांतर वोल्ट। प्रतिरोध का ओम। जूल ऊर्जा का। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का वाट होगा, वाट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, वाट होगा। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के, 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट टंगस्टन के तार का, इसका गलनांक 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 HP हॉर्स पावर बराबर होते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। राइट आंसर बी होंगे। लास्ट में डिटेल जो भी बताया गया वो मैं एक बार बता दूंगी। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा 10 के पावर -6 एम्पियर। माइक्रो पे 10 के पावर -6, 10 के पावर 12 पोको हो जाएगा, 10 के पावर -9 नैनो। एक बार मैं लास्ट में इसे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुझे लगातार करवाने दीजिए क्योंकि आवाज़ जो कभी भी मेरा बैठ सकता है। जूल इक्वल टू कुलाम गुने वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वाट इक्वल टू जूल प्रति सेकंड होता है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? 0.18 एम्पियर। आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का अच्छा चालक चांदी है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस, जैसे कि ऑर्गन को भरा जाता है। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? 200 से 300 ओम। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तर्जनी पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वही अंगूठा जो है बल की दिशा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज यह उष्मीय सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने की थी। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो दिष्ट धारा, यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों धाराओं पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर, जबकि डायनेमो को सिर्फ दिष्ट धारा। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड ने किया था। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। गर्म तार वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो राइट आंसर हो जाएंगे विद्युत मोटर। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज तार के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। तो कंप्लीट हो गया फिजिक्स। मैं इसका लास्ट में डिस्कशन बता देती हूँ।
इसका डिस्कशन जो बताया गया था मैं आप लोग को बता देती हूँ, एक और रुक जाएंगे। हाँ देखिए, दूरदृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। दूरदृष्टि दोष इसमें यूज करते हैं उत्तल लेंस का। निवारण उत्तल लेंस से होता है और इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु धुंधला दिखाई देता है और इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निवारण अवतल लेंस से है। जरा दूरदृष्टि दोष, निकट एवं दूर दोनों की वस्तु धुंधला दिखाई देता है, निकट का भी और दूर का भी। क्यों दिखाई देता है? तो सिलियरी मांसपेशी में कमजोरी हो जाती है और इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीचे उत्तल होता है और ऊपर अवतल होता है। और एक होता है अविंदुकता। अविंदुकता, इसमें सोया वस्तु दिखाई देता है और खड़ा वस्तु दिखाई नहीं देता है।